आज की क्लास में हम सबसे पहले जहाँ मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है या फिर मेरी ऑडियो बहुत अच्छे से आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज़ एक बार कोई भी एक पर्सन माइक को अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है और दूसरा मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर हो रही है। बता दीजिए प्लीज़। Yes, ma'am, you are audible and ओके visible ओके also. थैंक यू। ओके नाउ सबसे पहले स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने आपके लिए शेयर किया हुआ है एसएपी फीको का स्क्रीन जिसमें मेंशन किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ईआरपी एंड एसएपी। बेसिकली ये फाउंडेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग का। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस को मेंटेन करना होता है, बजट प्रिपेयर करना होता है और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यानी कि कंट्रोलिंग करना होता है, वो पर्टिकुलर जो वर्क क्राइटेरिया होता है वो किसका होता है? फीको मॉड्यूल का। बेसिकली फीको मॉड्यूल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट आता है और कंट्रोलिंग का इसमें बेसिक आता है, इंटीग्रेशन पार्ट आता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपको सिर्फ कंट्रोलिंग कंसल्टेंट बनना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग का पूरा कोर्स होता है। इसमें आप एफआई कंसल्टेंट बनते हो यानी कि फीको। फीको मतलब एफआई कंसल्टेंट एंड कंट्रोलिंग का बेसिक जानते हो क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग फाइनेंशियल इनकम्प्लीट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको रखना मैंडेटरी हो जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग पूरा पोर्शन आपके लिए रखा जाता है। सबसे पहले जो बेसिक क्वेरी होती है हम सबकी वो होती है, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एनरोल होते हैं कोर्स में, तो कोर्स में एनरोल होने के टाइम पे कुछ होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे काम कर रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कुछ ऑलरेडी एपी एंड एआर में जॉब कर रहे हैं, कोई आर टू आर में जॉब कर रहे हैं एसएपी पे ही, कुछ बिल्कुल एसएपी को नहीं जानते हैं, एसएपी को समझना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया है कि कैसे काम करता है। कभी कभी वो डिफरेंट मॉड्यूल पे काम करते हैं और उनको लगता है कि ये वाली चीज़ भी एसएपी पूरे में ही कवर होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली डिफ्रेंशिएट करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरा जो कंसर्न है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन एंड यूज़र एंड कंसल्टेंट लेवल। यानी कि सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जो भी कोर्स हम कर रहे हैं उस कोर्स का प्रोफाइल क्या है, उस कोर्स में किन किन कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है। तो आज की बेसिकली क्लास में हम यही चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन एंड यूजर एंड कंसल्टेंट लेवल। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन एसएपी एंड यूजर एंड अ सैप कंसल्टेंट। अब मैंने बोला सैप, तो अब कुछ लोग होते हैं जो सैप बोलते हैं। सैप क्या है? रॉन्ग वर्ड है, मैंने इसलिए बोला ताकि इसे मैं क्लियर कर सकूं। सैप नहीं होता, ये क्या होता है? एसएपी, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, पर्टिकुलर S.A.P, इस तरह से ये प्रोनाउंस किया जाता है। आप कभी जैसे बोलते हैं मुझे सैप का कोर्स करना है तो वो बहुत गलत हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम भी जैसे वीडियोस बनाते हैं तो जैसे दूसरा पर्सन जो होता है जो हेल्प करता है वीडियो में वो नहीं जानता तो वो गलती से बोल देता है सैप, तो वो गलत होता है, आपको एसएपी बोलना होता है। ठीक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में बोल देते हैं सैप, अदरवाइज क्या होता है? ये एसएपी होता है। ठीक है, इसमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेशंस क्लियर होना ज़रूरी है रोल के लिए कि आप किस रोल के लिए जा रहे हो, आपको क्या क्या एसएपी में काम आ रहा है, किन ट्रांजेक्शन्स पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और किन ट्रांजेक्शन्स को आपको इम्प्रूव करके अपने करियर में ग्रोथ लेकर आनी है। ये तो उनके लिए है जो ऑलरेडी एसएपी पे काम कर रहे हैं। अब जो ऑलरेडी एसएपी पे काम करते हैं वो किन किन बेस पे काम करते हैं? कोई फ्रेशर है जो एसएपी में जाना चाहता है तो उनको किन किन क्राइटेरिया पे काम करना होता है? एक एंड यूज़र क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है ट्रांजेक्शन्स को। यानी कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई गुड्स रिसिट की एंट्री कर दी, उन्होंने कोई पेमेंट की एंट्री कर दी, उन्होंने वेंडर की इनवॉइस बना दी, उन्होंने कस्टमर की पोस्टिंग कर दी, उन्होंने मटेरियल मास्टर डेटा बना दिया, मास्टर मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, लेजर्स क्रिएशन वो कर रहे हैं, जीएल एंट्रीज, जीएल पोस्टिंग उनका क्राइटेरिया है ना। इस तरह से उनको अलग अलग प्रोफाइल मिलता है और उनके अकॉर्डिंग उन्हें कुछ
4 डिजिट या 6 डिजिट के कोड मिलते हैं जिन पे वो काम करते हैं कि आपको माइरो करना है, मीगो करना है, आपको ME22N करना है, आपको FB50 करना है, आपको FB60 करना है। इस तरह से उनको बोला जाता है कि कुछ पर्टिकुलर कोड्स में बात की जाती है उनसे, जिन्हें हम टेक्निकल नेम्स कहते हैं एसएपी में। उन पे आपको काम करना होता है। रेज़ करते हैं वो टिकट्स, जैसे उनका अब जैसे आपके कोई एरर आते हैं तो आप फटाक से ग्रुप पे डालते हो कि मैडम ये एरर आ रहा है। वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, टिकट रेज़ करना। यानी कि आपको कोई भी एरर आया, आपको जस्ट सारा काम डन करके दे रखा है, आपको जस्ट उसे परफॉर्म करना है। जैसे क्या होता है, आप व्हाट्सएप चलाते हो तो मैं आपको कह दूँ कि आपको सिर्फ मैसेज भेजने हैं किसी को, ना आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो और ना ही आप कॉन्टैक्ट डिलीट कर सकते हो और ना ही आप दूसरे पर्सन से बात कर सकते हो। जिन पर्सन को मैंने बोला है आप सिर्फ उसी से बात कर सकते हो। मतलब मैंने आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि आप सिर्फ व्हाट्सएप में जो मैं आपको बोलूँ आप जस्ट वो ही एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा ही एसएपी में है कि मैंने पर्टिकुलर आपको प्लेटफॉर्म दे दिया और आपको बस इन्हीं पेजेस पे काम करना है, इसी स्क्रीन पे आपको काम करना है। इसके अलावा आप बाकी कोई भी चीज़ें नहीं छेड़ सकते हो। अब उसमें क्या होता है, उसके प्रॉन्स होते हैं कि कई बार क्या होता है, वो टास्क परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ बैकएंड में एरर आ गया है। लाइक अगर आप मान लीजिए कोई एंट्री कर रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं और वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन बिल में आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है, लेकिन रेफरेंस नंबर वहाँ पे मैंडेटरी कर रखा है आपके कंसल्टेंट ने कि अगर आप रेफरेंस नंबर नहीं डालते हो तो उस केस में आपकी एंट्री सेव नहीं होगी। तो आप तो टेंशन में आ जाओगे कि अब ये क्या कर, मैं रेफरेंस नंबर नहीं डालूंगा तो मैं एंट्री सेव नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस केस में आप क्या करोगे, टिकट रेज करोगे और आप बोलोगे अपने सीनियर को कि मेरा ये इशू आ रहा है, प्लीज़ इसे सॉल्व कर दीजिए। आप उन्हें कंसर्न का स्क्रीनशॉट भेजोगे या फिर आप स्क्रीन शेयर करोगे या फिर आप शेयर करोगे। तो उसमें क्या होगा, वो क्या करेंगे, ओके वो देखेंगे कि अच्छा ये आपका एरर आ रहा है और फिर उसके बाद उस एरर का वो आपको सॉल्यूशन करके देंगे और देन आप मूव करेंगे आगे। अदरवाइज आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे, आप वहीं स्टक होके रह जाएंगे। तो ये काम होता है टिकट रेज करने का कि आपको कोई भी कंसर्न आया, आपने जस्ट टिकट रेज कर दी। आप रिपोर्ट्स को यूज़ करेंगे, आपको सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करने में हेल्प कर सकते हैं जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो एंड यूज़र क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन चलाते हैं, टिकट बनाते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं और उसके बाद कंसल्टेंट जो भी रिक्वायरमेंट एनालाइज करता है, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है, एंड यूज़र उसे जस्ट परफॉर्म करता है। और उसमें क्या होता है, उनकी कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेड उन्हें एक्सेस मिलता है जिनके बेस पे वो टास्क को परफॉर्म करते हैं। और इसमें कई बार टेक्निकल स्टेप भी होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल स्टेप भी होते हैं, कम्युनिकेशन पार्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें उन्हें क्या करनी होती है, नोट डाउन करनी होती है और हाईलाइट करनी होती है कि हमने ऐसा किया तो ये एरर आया, हमने ये वाली चीज़ को इस तरह से किया। तो वो पूरा कम्युनिकेट उन्हें किनके साथ करना होता है, कंसल्टेंट के साथ करना होता है। मतलब उनकी रिपोर्टिंग जो होती है वो कंसल्टेंट के पास होती है कि ये सारी चीज़ें वो आगे बस फर्दर इसे फॉरवर्ड करते रहते हैं, कोई भी एरर उन्हें आता है तो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी मॉड्यूल ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया FY ले लिया या फिर मैंने CO ले लिया, MM ले लिया, SD ले लिया या फिर HCM यानी कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। आपको अलाइन करना है जस्ट आपके बैकग्राउंड के साथ, है ना, कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप अकाउंट से हो तो आप फाइनेंस में जाते हो, अगर आपको कोस्टिंग की नॉलेज है तो आप कंट्रोलिंग में जाते हो, अगर आप परचेजिंग में जाना चाहते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो, स्टोर का काम कर रहे हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो तो आप MM में जा सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर सेल्स के लिए जाना चाहते हो तो आप SD पे जा सकते हो और अगर आपको HR डिपार्टमेंट में जाना है तो आप HCM में जाना चाहते हो। तो ये आपके पर्टिकुलर मॉड्यूल, आपकी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बिलोंग करना ज़रूरी होता है। आप इनमें स्पेशलाइजेशन चाहते हो, एक तो होता है कि एंड यूज़र बेस पे आपको थोड़ा-थोड़ा पार्ट MM का दे दिया जाता है, थोड़ा-थोड़ा पार्ट आपको FICO का दे दिया जाता है, थोड़ा आपको SD का दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी मॉड्यूल के स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं हो, आपको जस्ट एंड यूज़र काम दे दिया। आप मोस्ट प्रोबेबली आप 10 लाख या 12 लाख का मैक्सिमम पैकेज तक जा सकते हो। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो चूज़ करते हो और उसमें क्या होता है, आपको कोर बिजनेस प्रोसेस को समझना होता है।
उस मॉड्यूल के। जैसे एमएम के लिए आप P2P साइकिल को समझते हो और फीको के लिए आप रिकॉर्ड टू रिपोर्ट को समझते हो कि पूरा रिकॉर्डिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक, जैसे अभी हम करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन से लेकर लास्ट रिपोर्टिंग तक। इसमें जो भी सेलेक्टेड मॉड्यूल है उसका पूरा कोर बिजनेस प्रोसेस, देखिए आपका ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया इन टी कोड पे काम कर लीजिए, ये एरर है इसका ये सॉल्यूशन कर लीजिए। हम क्या करते हैं, मैम ये नहीं हो रहा, आपको अपने लेवल पे कोशिश करनी है कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही। जब आपसे बिल्कुल ना हो कि नहीं मैंने ये ट्राई किया नहीं हुआ, मैंने ये ट्राई किया नहीं हुआ, मतलब हर चीज़ के लिए ये नहीं सोचना है कि मैंने जस्ट किया नहीं हुआ बस सॉल्यूशन बता दो तुरंत, नहीं। उससे क्या होता है, आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ईजी आंसर अगर मिल जाते हैं तो फिर आप आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करते। एक तो मैं आपको बोलूं कि जाइए इधर से सीधा आप चले जाइए, आपको जो शॉप चाहिए वो यहाँ मिल जाएगी, तो आप इधर उधर कहीं नहीं देखोगे। जो रास्ता मैंने आपको बताया आप जस्ट उस पर चले जाओगे। और अगर वहीं मैं बोलूँ अपने आप ढूंढ लो मुझे नहीं पता, तो आप क्या करोगे, कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, तो 2-3 चीज़ें आप और नहीं, अच्छा अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो उसका रिजल्ट ये आता है, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट ऐसा आता है। तो उससे आपके जो प्रोसेस को समझने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, मतलब आप थोड़े कैपेबल होते हो एसएपी को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि एसएपी जस्ट एक मॉड्यूल नहीं है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है जो आपकी करियर को ग्रो कराता है। जैसे आप सोचते हो आईटी वाले पर्सन में क्या हो गया है, अब इतने लोगों को निकाल दिया गया है, एआई मस्ट हो गया है, और ये इशू एसएपी में आपको कोई इशू नहीं आएगा कभी भी कि इस तरह से जॉब वगैरह में से निकाल दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड में जॉब्स हैं, फ्रंट एंड में जॉब्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल पार्ट में जॉब हैं। वो क्या होता है, बस हमें जस्ट एक बार एंट्री लेनी है। अब एंट्री आप सीधा डायरेक्ट कंसल्टेंट लेवल पे नहीं ले सकते हो, आपको पहले एज ए फ्रेशर एंड यूजर पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने करियर को स्विच करते हुए चलते हो कि आप थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होते हो, थोड़ा बिजनेस प्रोसेस समझते हो, देन उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हो, जैसे टी कोड्स के ऊपर, पोस्टिंग्स के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स के ऊपर आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होती है, एक्सपोजर देना होता है थ्योरी पे। और अगर मान लीजिए आपके पास प्रोजेक्ट मतलब आप मान लीजिए सीधा सीधा वैसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो जो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एसएपी के अंदर। इसमें आपको की कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, मास्टर डेटा कैसे मैनेज किया जाता है ये पूरा समझना होता है, और बेसिक सेटिंग्स। जब तक आप बेसिक सेटिंग को नहीं समझ लेते हो ना, आप एडवांस सेटिंग्स में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आगे एरर पे एरर, एरर पे एरर आपको आते चलेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से पूरे प्रोसेस को जो है वो समझना होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर कंसल्टेंट बनना है, आपको अपने एसएपी में कंसल्टेंट बनना है, आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो वहाँ का कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। जैसे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर किया गया, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के लिए एक डायग्राम होता है कंप्लीटली, कि जैसे कंपनी कोड बना, अगर एमएम है तो प्लांट बने, अगर फीको है तो उसमें पहले फाइनेंशियल ईयर वेरिएंट बनेंगे, फिस्कल ईयर वेरिएंट जिन्हें हम कहते हैं, पोस्टिंग पीरियड बनेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट बनेंगे, अकाउंटिंग ग्रुप्स बनेंगे। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में आना चाहिए कि इनका क्या क्या रूल है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी हायरार्की पता होनी चाहिए कि किसके बाद कौन सा स्टेप आना चाहिए। अगर कोई भी एक स्टेप मिस हो गया, कोई भी असाइन करना चीज़ मिस हो गई, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है आगे जैसे जैसे आप एसएपी में बढ़ सकते हो। तो उसके लिए जैसे एक तो होता है कि आपको हमने पीपीटी शेयर कर दी, एक दूसरा अपने हाथ से आपको खुद से नोट भी बनाने चाहिए। नोट्स बनाइए आपकी मैंने ऐसा किया, मतलब कोई भी लैंग्वेज में आपकी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हो कि जब मैंने ऐसा किया था तो ये एरर आया था, तो मैंने इसका सॉल्यूशन ये किया था। तो उससे क्या होगा, आप कभी भी जैसे इंटरव्यू पे जा रहे हो या कुछ भी जा रहे हो तो पर्टिकुलर आपके पास पूरा डेटा रहेगा। हम बेसिकली बहुत वो कर जाते हैं कि बस एंट्री हो गई डन काम, नहीं, आपको पूरे प्रोसेस में डिटेल्ड जाना होगा। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन पॉइंट बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एसएपी एक दूसरे इंटीग्रेशन पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, जैसे फी को परचेज से भी जुड़ा, क्योंकि देखो फाइनेंस है ना,
फाइनेंस है। अब फाइनेंस क्या है, वो हर डिपार्टमेंट की नीड है। आप कहीं भी, आप चाहे एचआर डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको पैसा चाहिए होगा। आप चाहे प्रोडक्शन में चले जाइए, बजट चाहिएगा, पैसा तो चाहिएगा, मनी। और अगर आप एमएम में जा रहे हो तो भी मनी आपको चाहिए। मतलब इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मनी। और उस मनी की कैलकुलेशन करना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। और वो मनी की कैलकुलेशन और मैनेजमेंट के लिए ही क्या बनाया गया है, फीको मॉड्यूल बनाया गया है। अब इस फीको मॉड्यूल में आपको, अगर आप मनी का मूवमेंट परचेज डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो परचेज के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप उसे सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हो तो सेल्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो उसके लिए आप इसे किसके साथ इंटीग्रेट करोगे, सीयू के साथ इंटीग्रेट करोगे। तो बेसिकली आपको सारे इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि फीको क्या है, मास्टर मॉड्यूल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में पता होनी चाहिए। फीको एमएम के साथ इंटीग्रेट करना, फीको एसडी के साथ इंटीग्रेट करना और एफआई सीओ के साथ इंटीग्रेट करना, ये सारा फ्लो आपको प्रॉपरली डिटेल में समझना होगा, जो कि हम इस पूरी ट्रेनिंग में समझने वाले हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान देना होता है। डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी होती है, क्लाइंट कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी से डेमो वगैरह देना और रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह, है ना। टेक्निकल, अगर थोड़ा सा आपको कंसल्टेंट लेवल पे जाना है तो थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल पार्ट आना चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, स्क्रिप्ट वगैरह बनाना, है ना, लैंग्वेज में। जो अबैप मॉड्यूल होता है एसएपी का, थोड़ा बहुत बेसिक आपको अबैप का भी आना चाहिए। वैसे फीको कंसल्टेंट सभी को मेरा मानना ये है, क्योंकि अबैप क्या होता है कि जैसे कोई भी कंसल्टेंट एसएपी में कॉन्फ़िगरेशन करने लगेगा, जैसे मुझे बनाना है वेंडर इनवॉइस वाला पेज बनाना है मुझे, कि इसमें कौन-कौन से ऑप्शन रखने हैं, क्या इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन रखना है, क्या इसमें इनवॉइस नंबर ऑप्शन रखना है, अगर मैं इसमें इनवॉइस नंबर ना डालूँ तो एरर आना चाहिए, अगर इनवॉइस नंबर डाल दूँ तो सेव हो जाना चाहिए। ये सारा क्या है, टेक्निकल पार्ट है। तो ये टेक्निकल पार्ट जब कोई पर्सन करता है, अब ऐप पर्सन जो करता है, वो किससे सलाह लेता है, एडवाइस किससे लेता है, फीको पर्सन से, कि अच्छा बताइए कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। फीको कंसल्टेंट से पूछता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सेव करवाऊँ या फिर से पूछूँ। मतलब एक बार अप्रूवल के लिए सिस्टम पूछना चाहिए कि बीच में जो सीनियर्स होते हैं वो वर्क फ्लो क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से परमिशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, है ना। तो आप क्वेरी वगैरह बीच में रेज करवाना चाहते हैं तो उस केस में फीको पर्सन और अबैप में कांटेक्ट होना ज़रूरी है। तो थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे जैसे आप फीको में जाते हो और उनसे कम्युनिकेट करने लगते हो टेक्निकल पर्सन से, तो आपको ये धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये एक्सपीरियंस से आता है। आप सोचते हो आज ही मुझे आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से। और फिर उसके बाद आपको, जैसे आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन मिलेगा वो ऑनलाइन वेरिफाइड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा अकाउंट्स एक्सपर्ट की तरफ से, और आप उसे पूरे इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एक होता है ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जो कि आपको डायरेक्ट एसएपी कंसल्टेंट बनने में हेल्प करता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको एंड यूज़र पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स आपको बहुत अच्छे होने चाहिए, एसएपी आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, कम से कम 6 महीने 1 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि टिप्स पे आपको पता हो कौन सा स्टेप्स कहाँ पे है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो ये करवाते हैं कि मैं आपका सर्टिफिकेशन करा देता हूँ, ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जो कि क्या होता है, उसमें जस्ट आपको सामने बैठना होता है, वो पर्सन सारा आपका काम करके एग्ज़ाम दे के क्लियर कर देते हैं आपका एग्ज़ाम। आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, आपको एक बैज मिल जाता है कि आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट हो। लेकिन क्या आपको एसएपी आता है? आपको तो जस्ट बेसिक लेवल पे आता है, आपको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो उस केस में कंपनी तुरंत पता कर लेती है कि ये कंसल्टेंट लेवल पे लिवाई करता भी है पर्सन या नहीं करता है। तो उस केस में आपके, अब कहते हैं करियर पे बूस्ट नहीं मिल रहा है यार, मतलब कंसल्टेंट लेवल सर्टिफिकेशन भी मिल गया लेकिन इंटरव्यू पे मैं रिज्यूमे डाल रहा हूँ, कॉल नहीं आ रहे हैं। वो किस लिए नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो डिटेल्ड चीज़ें आपसे पूछी वो आपको नहीं पता थी। तो इसलिए पहले आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। तो कभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि 10-15 हज़ार रुपए दे के आप सर्टिफिकेशन ले लो। आपको बहुत अच्छे से पहले तैयारी करनी है और फिर अपने लेवल पे आपको उस एग्ज़ाम को देना होता है।
ठीक है। देन उसके बाद आपको सबसे पहले एंड यूज़र सपोर्ट पे जॉब मिलती है फ्रेशर लेवल पे। फिर उसके बाद आप वॉलंटियर होते हो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, टेस्टिंग वगैरह पे, या फिर जैसे इंटरनल प्रोजेक्ट होते हैं, टेस्टिंग होती है कि ये चीज़ ठीक काम कर रही है, नहीं कर रही है, ये ट्रांज़ैक्शन अच्छे से परफ़ॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको वॉलंटियर बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है, जब आप आगे-आगे ग्रो करते हो तो। और फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एक्सपोज़र जब आपको मिल जाता है ना, वॉलंटियर टीम में आप मिल जाते हो, तो आपको कंसल्टेंट टास्क सीखने को मिलते हैं। अब जैसे आप वॉलंटियर, पहले आप एंड यूज़र पे ही काम कर रहे हो, कंफर्ट लेवल पे जॉब कर रहे हो, आपने आगे कुछ सीखा नहीं, तो सीखा नहीं, आपने टिकट रेज़ करना आपको आता है, लेकिन टिकट सॉल्व करना नहीं आता है, तो उस केस में फिर आपको कभी भी वॉलंटियर टीम नहीं मिलती है। तो आपको पहले और अपने रिज़्यूमे में मेंशन करना होता है कि आपको मैं टिकट सॉल्विंग जानता हूँ, मुझे ये चीज़ें आती हैं, मैं इन टी कोड्स पे काम करता हूँ, मैं इन एरर को सॉल्व करना जानता हूँ या जानती हूँ, वो सब कुछ आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको किसी रोल आउट, आप अपने सीनियर से कह सकते हैं कि मुझे किसी रोल आउट प्रोजेक्ट में या फिर पैच टेस्टिंग में शामिल होना है। रोल आउट मतलब किसी कंपनी में जैसे उनके पास टास्क आया हुआ है कि एसएपी इम्प्लीमेंट कराना है, तो रोल आउट की मतलब अपनी ही दूसरी ब्रांच में उन्हें एसएपी को कॉन्फ़िगर कराना है। ऑलरेडी मेरे पास तो है, लेकिन हमारी दूसरी ब्रांच में कराना है, तो आप बोलोगे कि प्लीज़ मुझे भी कराओ उसमें वॉलंटियर बेसिस पे। तो वो आपको वहाँ पे परफॉर्म करने का चांस दे सकते हैं आप टेस्टिंग वगैरह में एज अ वॉलंटियर सपोर्ट कंसल्टेंट के रूप में। उस तरह से आपको प्रॉपरली आ जाता है। अब इसके लिए पढ़ना कैसे होता है? इसके लिए पढ़ने के लिए आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए कि ये एंट्री प्रॉपरली हुई कैसे है। और आपको जैसे यूट्यूब पे वीडियोज़ जैसे अभी तक आप देखते आ रहे हो, ऐसे ही आपको यहाँ पे क्लासेस रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से देखनी है। आपको यहाँ पे क्लासेस भी लेनी होती है। अब क्लासेस नहीं भी ले पाते हम लाइव, ज़रूरी नहीं होता कि हमें डेली लाइव क्लासेस मिले, मतलब हमें कई बार काम हो जाता है या कुछ भी इशू हो जाता है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, रिकॉर्डिंग्स होती हैं ऐप पे। आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू और अपनी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप लाइव बैचेस को जब आप ज्वाइन कर लेते हो, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसमें क्या हो जाता है कि आपका एक्सेस रहता है लाइफ टाइम, यानी कि अब आप रिकॉर्डिंग जो भी अपडेट आता है, अब जैसे पहले एसएपी ईसीसी था, अब क्या है एसएपी हाना है, फिर उसके बाद फ्यूरी भी आएगा, मतलब फ्यूरी आ चुका है मार्केट में, बहुत कम इंडस्ट्री अभी उसे यूज़ कर रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा फ्यूरी पे ही अडप्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन पे क्लाउड बेस्ड हो जाएगा पूरा। ठीक है। उसमें क्या होगा, जो जीयूआई इंटरफेस है, जिसे हम GUI इंटरफेस भी कहते हैं, उस पे काम करना थोड़ा-थोड़ा अभी कम होने लगा है। फिर उसके बाद अभी तक तो क्या है, जीयूआई इंटरफेस पे ही काम हो रहा है कंफर्टेबल, लेकिन धीरे-धीरे वो क्लाउड पे चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें अपडेट में क्लासेस मिलती रहेंगी, जैसे-जैसे बैचेज़ आते रहेंगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं है, मैंने तो ये वाला बैच ले रखा है, अब इसमें तो मुझे वो वाला मिला ही नहीं, तो आपको रिकॉर्डिंग्स हमेशा मिलेंगी। तो ये आपका सबसे अच्छा सपोर्ट है, आपको ऐप के थ्रू ये सपोर्ट मिल जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट वगैरह भी मैं दूँगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी प्रोजेक्ट दूँगी कि इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना डेटा बनाइए और उस डेटा को एसएपी में एनरोल कीजिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए। ठीक है, इस तरह से आप पूरा करते हो और उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो। उसमें क्या होगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में क्या है, जो हमने कोर्स बना रखा है, उसको आप पूरा ध्यान से समझिए, पूरा ध्यान से कीजिए। जो लाइव क्लासेस हैं, उनको ध्यान से, जो रिकॉर्डिंग्स होंगी या फिर लाइव क्लासेस होंगी डेली बेसिस पे, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन आ जाएँगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएँगे। आपसे जो भी पर्सन पूछेगा रियल टाइम्स पे, रियल इश्यू जो आपने सॉल्व किए हैं एसएपी की ट्रेनिंग के दौरान, वो सारे आप सॉल्व कर पाओगे और आपको किसी तरह का कोई भी कंसर्न नहीं आएगा इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है? तो इस तरह से अब जैसे 2025 में एस/4HANA बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया गया है। इसके साथ-साथ क्लाउड भी, फ्यूरी भी आ रहा है, एआई भी आ रहा है, जूली जिसे हम कहते हैं।
एआई में, ठीक है? तो अभी तक ये मार्केट में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं है, बट धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ ये हो जाएगा। तो मार्केट डायरेक्शन जैसे-जैसे जाएगी वैसे-वैसे इसमें फ्यूचर प्रूफ आपके लिए क्लासेस अवेलेबल होती हुई चलेंगी। तो आप एक बार मेंबर बन गए अकाउंट्स एक्सपर्ट के, तो आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाते हो। अब आपको बात करूँ फंक्शनल मॉड्यूल, तो मैंने बताया कि फीको में आपको कैसे-कैसे समझना है। अब अगर आपको थोड़ा-सा टेक्निकल जाना है तो कब जाना है? अगर आपकी कोडिंग में रुचि है कि आप थोड़ा और एनहांस करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप बेसिक सीख सकते हो अबैप का, या फिर आप एसक्यूएल सीख सकते हो, ठीक है? और एक्सेल, एडवांस एक्सेल तो मस्ट ही है, जो कि आपको सीखना चाहिए, और इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आपको सीखने चाहिए। तो उससे क्या होता है, थोड़ा और मार्केट में आपकी डिमांड जो है हाइब्रिड प्रोफाइल में हाई हो जाती है, क्योंकि जो टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं अबैप वगैरह, वो क्या होते हैं, उनके ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है, तो उनको उनके लिए बेनिफिट हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी है, तो पहले फंक्शनल पे जाएँगे। ऐसा नहीं है कि अभी बोलो कल ही मैम अबैप भी बता दो, अबैप की फ़ीस बता दो, अबैप का नहीं। पहले आपको फीको में जाना है डिटेल में, उसके बाद आपको जाना होता है। तो इसमें लाइफ साइकिल क्या होती है, पहले सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है, प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हम ये प्रिपेयर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एसएपी को अडॉप्ट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर रियलाइजेशन फेज़ आता है कि अच्छा ऐसे-ऐसे करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएँगे। देन उसके बाद हमें टेस्टिंग करनी होती है कि अच्छा हमारा हर लेवल पे प्रोसेस ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किए हैं अच्छे से रिज़ल्ट दे रहे हैं। हम अलग-अलग डिपार्टमेंट के कंसल्ट, जैसे एमएम कंसल्टेंट, एसडी कंसल्टेंट, एफआई कंसल्टेंट, सबसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि बता दीजिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं। एंड देन उसके बाद डिप्लॉय किया जाता है उसे। डिप्लॉय के बाद सपोर्ट रहता है कि किसी तरह का कोई भी इश्यू आता है तो वो सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये हर इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो इसी प्रोसेस पे चलता है। हर लेवल के जो आपको प्रॉपर प्रोसेस है उसको आपको समझना पड़ता है। पूरा का पूरा एक्शन आपको इस जो ये प्रोसेस है इसी के थ्रू आपको लेना होता है। ठीक है? अब जैसे कई बार आप सोचते हो कि कितने टाइम के बाद क्या प्रमोशन मुझे मिलता है, तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो सपोर्ट कंसल्टेंट के लिए। ऐसा नहीं आप 10-10 साल एंड यूज़र पे ही काम कर रहे हो, उसके बाद आप जाग रहे हो 11वीं साल में, मैडम अब मुझे ग्रो चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आप एक कम्फर्ट ज़ोन में आ चुके होते हो, मुझे बस ये टी कोड आते हैं और इन टी कोड के अलावा अब मुझे सीधा कंसल्टेंट बना दो। तो ऐसा नहीं है, आप सपोर्ट कंसल्टेंट पे ही जाओगे, एक प्रोसेस है उसी को आपको, क्योंकि आपकी प्रोफाइल तो वहीं पे ही है, आप उन्हीं पर्टिकुलर क्राइटेरिया में घूम रहे हो। तो फिर आप वॉलंटियर बनोगे, वॉलंटियर के बाद आप थोड़ा-सा सपोर्ट कंसल्टेंट बनोगे, सपोर्ट कंसल्टेंट के बाद फिर आप फंक्शनल कंसल्टेंट बनोगे, देन उसके बाद आप लीड कंसल्टेंट पे जाओगे, देन उसके बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजर पे जाओगे। अब अगर आपको 20 साल काम करते होगे एसएपी में, तो तब तक तो आप रिटायर ही हो लोगे। तो एक टाइम फेज़ पे ही आपको अपने आप को ग्रो कराना है, तो आप सपोर्ट कंसल्टेंट तक, लीड कंसल्टेंट तक तो जा सकते हो। आफ्टर एक्सपीरियंस भी आपको 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उसके बाद भी जा सकते हो। ठीक है? आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ करते हो? सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप करते हो कि मुझे तो एक बार में आ जाए सब कुछ। आप चाहते हो कि आज ही आ जाए, बिज़नेस प्रोसेस नहीं समझना, 2 महीने में मुझे फीको आ जाए, तीसरे महीने में अप्लाई कर दूँ कंसल्टेंट लेवल पे, ग्लोबल सर्टिफिकेट के लिए चला जाऊँ। नहीं, आपको सब कुछ टिप्स पे आना चाहिए, पर्टिकुलर मॉड्यूल। आपको एक साथ सीखने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सबसे पहले बिज़नेस फ्लो को समझना है, प्रोसेस को समझना है, टेक्निकल डिटेल सीखे बिना। ठीक है? पहले टेक्निकल पार्ट पे नहीं जाना है, पहले फंक्शनल पार्ट पे जाना है। एसएपी 2 मॉड्यूल पे काम करता है, एक फंक्शनल और एक टेक्निकल। हम कौन-सा मॉड्यूल सीख रहे हैं? फंक्शनल मॉड्यूल सीख रहे हैं। उसके बाद हम टेक्निकल पे जाते हैं और फिर उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट्स यूज़ करने हैं। जैसे आपको एक सैंपल इम्प्लीमेंट करने के लिए दे दिया जाए कि ये कंपनी है, उसमें आपको P2P इम्प्लीमेंट करना है, या फिर आपको इसमें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, या फिर इसमें आपको एपी इम्प्लीमेंट करना है, आपको इसमें एसेट अकाउंटिंग
कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? इस तरह से आप मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो और ये आपको अपने रिज़्यूम में अपडेट करने हैं। एक पावर पॉइंट स्लाइड आप बना सकते हो जिसमें आपने प्रोसेस, टी कोड्स, मास्टर डेटा सब कुछ टेस्ट केसेस दिखाता हो ताकि आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो मैंने इन चीज़ों पे काम किया हुआ है, ऐसे-ऐसे मैंने पूरा प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है? और फिर इसके इश्यूज़ एंड सॉल्यूशन की जब मैंने ये प्रोजेक्ट किया तो मुझे इन इश्यूज़ को मैंने फेस किया, ये एरर आए और फिर इसका जो क्या होता है मैंने इनके सॉल्यूशंस किए। तो ये क्या हो जाता है, इससे आपका पर्सनल नॉलेज बेस बन जाता है कि मेरी पर्सनल नॉलेज जो है वो इन चीज़ों में बेस्ट है। तो आपको ये लॉग रखने से नॉलेज बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रेफ़रेंस आपको अच्छे से मिल जाएँगे। आप इसे गूगल डॉक में बना सकते हो, है ना? रूट कॉज़ के नाम से लिख सकते हो और फिर रूट कॉज़ एंड फिक्स कॉज़ इस तरह से आप इन्हें टाइटल दे सकते हो टेम्पलेट बना के और अपना जो पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो है वो रेडी कर सकते हो। और पूरा ट्रेनिंग में आपको 1 साल लग सकता है, 6 से 12 महीने आपको प्रैक्टिस में करना होगा और अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी एंड यूज़र पर्सन काम कर रहे हो, ऑलरेडी एंड यूज़र हो रहे हो, तो अपने जो टास्क है, जो टास्क पे आप काम कर रहे हो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ेशन में, उनको डॉक्यूमेंटेड कर दीजिए कि मैं इन पे ऑलरेडी कर रहा हूँ। प्रोसेस को और बेहतर बनाइए और ज़्यादा टी कोड उसमें ऐड कीजिए और फिर कॉन्फ़िगरेशन में शामिल कीजिए कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी इसके बेस पे मुझे करने आते हैं, सिर्फ मुझे एंड यूज़र ही नहीं आता, मुझे एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना भी आता है, मुझे मास्टर डेटा मैनेजमेंट भी आता है, मुझे एसेट अकाउंटिंग भी आता है। और फिर उनसे अपने मैनेजर से कोई भी मीटिंग रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि सपोर्ट में मैं हेल्प करना चाहता हूँ, टिकट रेज़ में मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मैंने ये स्किल्स अपग्रेड की है। इस तरह से आप ग्रोथ ले सकते हो सेम ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर चाहते हो तो दूसरे में अप्लाई करना चाहते हो, तो दूसरे में आप और दूसरा जैसे naukri.com, लिंक्डइन हो गए आपके, ठीक है? इंडीड हो गया, इसमें क्या होता है आपको क्या लेने होते हैं, सब्सक्रिप्शंस लेने होते हैं। आप सोचते हो कि ट्रायल बेसिस पे हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा और आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके और प्रोफाइल वगैरह प्रॉपर तरीके से अपडेट करना होगा टाइम टू टाइम एंड देन उसके बाद आपको कॉल वगैरह आ सकते हैं। लिंक्डइन पे आपको डेली बेसिस पे टास्क परफॉर्म करने होंगे कि मैं ये एरर का ये सॉल्यूशन, इस तरह से अपनी पूरी प्रोफाइल को आपको अपडेट करना होगा एसएपी पे, ताकि कोई भी एचआर है जब आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो उन्हें ये पता रहे कि अच्छा ये पर्सन को ये चीज़ें आती हैं, तो वो आपसे फिर कांटेक्ट करना शुरू करेंगे। कई बार आप क्या करते हो कि मैंने कॉल तो लगाया, मतलब मैंने जो इंटरव्यू है उसके लिए मैंने अपडेट तो किया लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आया। तो उस केस में आपको अपना सीवी भी अपडेट रखना होता है वहाँ पे और साथ में आपको प्रीमियम भी लेना होता है और आपको अपना लिंक्डइन जो पेज है वो टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है एसएपी पे कि इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है, फिर इसे हमने फिक्स किया है। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व्ड पर्सन बनना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट प्रोफाइल बना के छोड़ दी और वहाँ पे आप सीवी अपडेट कर दो और फिर आपके पास कॉल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सब कुछ अपडेट करना होगा। तो आपको पूरी हमारी जो ट्रेनिंग है पहले दिन मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट पहले ही आते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होगी, क्या होगा? तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा ब्रीफ बताना आपको ज़रूरी है ताकि हम आगे के टॉपिक शुरू करें उससे पहले। तो प्लीज़ लर्निंग आपको करनी है, कीप लर्निंग, बी पेशेंट एंड बिल्ड नेटवर्क, ठीक है? ये आपको हेल्प करेगा आपके जो करियर है उसमें ग्रो करने में, चाहे फिर वो एज़ ए आप एंड यूज़र करना चाहते हो, एज़ एन एंड यूज़र या फिर कंसल्टेंट लेवल पे भी आप करना चाहते हो और फ्रेशर हो या ऑलरेडी जॉब करते हो, सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है? सो अभी फ़िलहाल फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एंड यूज़र एंड कंसल्टेंट लेवल ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ईआरपी, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है एसएपी फीको इंट्रोडक्शन टू ईआरपी एंड एसएपी। तो ईआरपी एसएपी तो मैंने बताया, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, लेकिन फीको भी मैंने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन क्या मैंने ये बताया ईआरपी क्या होता है? तो ईआरपी क्या है? ईआरपी है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो इंटीग्रेट्स करता है कोर बिजनेस प्रोसेस को, हर डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को आपस में क्लब कर देता है, लाइन कर देता है, अलाइन कर देता है।
तो ये क्या होता है, ईआरपी होता है, बिजनेस के सभी रिसोर्सेज की प्लानिंग करना। वो रिसोर्सेज क्या है, 4 M's होते हैं आपके, मनी, मटेरियल, मैन और मैनेजमेंट, है ना। तो इन सभी को क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है ना। और ये चारों अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है इनका, 4 M's का, तो आपके लिए क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। आपकी जो सेल्स है वो डिक्रीज हो जाती है, आपका कम्युनिकेशन रुक जाता है, आपकी कॉस्ट इफेक्ट हो जाती है, और जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो रह जाता है, डेटा बैकअप नहीं हो पाता अच्छे से, और डेटा मैच नहीं कर पाता है कई बार, है ना। और स्लो वर्किंग हो जाती है, तो स्मूथ वर्किंग नहीं रहती है। तो इस केस के लिए ईआरपी बनाया गया है, जो कि इंटीग्रेट्स करता है बिजनेस के पूरे प्रोसेस को, जो सेंट्रलाइज्ड कर देता है डेटा को रियल टाइम अपडेट्स के साथ। रेगुलर बेसिस पे जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो उन सभी को सेंट्रलाइज्ड कर देते हो। जैसे पीपी डिपार्टमेंट को एमएम का पता होता है, अपडेट होता है, एमएम वाले को एसडी का अपडेट रहता है कि कितना मटेरियल है, कितना मटेरियल जा चुका है। वो सारी चीज़ें एक दूसरे मॉड्यूल में अपडेट होती रहती हैं। अदरवाइज पहले कैसे होता था, जैसे कोई डेटा टैली में प्रिपेयर किया गया है, कोई डेटा एक्सेल में प्रिपेयर किया गया है, फिर बाद में इसको बैकअप लेते थे, बाद में इनको इंटीग्रेट करते थे, है ना। तो उसमें क्या था, वो डिसेंट्रलाइज डेटा था। डिसेंट्रलाइज डेटा में बहुत ज़्यादा एरर आपको आते थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज आपको देखने पड़ते थे। तो इसलिए क्या कर दिया गया है, सेंट्रलाइज डेटा प्रिपेयर कर, सेंट्रलाइज डेटा के लिए ईआरपी मॉड्यूल, ईआरपी सॉल्यूशन आपको दिया गया है, जिसके बिहाफ पे आप ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट के डेटा को। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेल्स ऑर्डर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है फाइनेंस के अंदर कि कितनी सेल्स जा रही है, आपको अलग से फाइनेंस में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईआरपी की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम्स डुप्लीकेट डेटा हो जाता था कई बार, जैसे एक एंट्री 2 बार अपडेट हो रही है, डिले हो रहा होता था डेटा कई बार। जैसे सॉफ्टवेयर में बग आ गया है दूसरे में, तो क्या हो रहा है, डेटा इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे इशू की वजह से डिले हो जाता था। और जो रिपोर्ट्स होती थी वो ईआरपी ने क्या कर दी गई है, सेंट्रलाइज्ड कर दी है, और एक्यूरेसी जो हो गई है वो इनेबल हो गई है। कि बहुत ज़्यादा पहले एरर आते थे, तो वो एरर से कि भाई मैच नहीं हो रहा डेटा, तो उससे क्या हो गया है, हमें हेल्प मिल गई है, उससे हमारा जो हेडेक है वो ख़त्म हो गया है। जैसे कि एग्जांपल है मैनुअल एक्सेल इनवॉइस वर्सेस ईआरपी ऑटो पोस्ट। पहले मैनुअल एक्सेल इनवॉइस बनते थे, अब ऑटो पोस्टेड ईआरपी इनवॉइसेस बनने लग गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू एसएपी। एसएपी का इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। कोई भी सिस्टम है, एप्लीकेशन है और प्रोडक्ट है, उसका पूरा डेटा प्रोसेस करना एसएपी कहलाता है। एसएपी 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आईबीएम दक्ष कंपनी जो है उसके 5 एम्प्लॉय, फॉर्मर 5 एम्प्लॉयज़ थे जो कि जर्मनी बेस्ड हैं। उन्होंने पहले जॉब से रिज़ाइन किया, आईटी पर्सन्स थे, फिर उसके बाद उन्होंने एसएपी को डेवलप किया और जो आगे चल के बना ग्लोबल ईआरपी लीडर। सबसे पहले इसका R3 आर्किटेक्चर आया था, देन उसके बाद सबसे पुराना बेस जो आया था R3 आर्किटेक्चर, देन उसके बाद ECC आया। ECC का खुद का डेटाबेस नहीं होता था, ECC का डेटा स्टोर होता था ओरेकल पे, IBM पे। और S4 हाना आया अभी 2015 में। S4 हाना अभी जो लेटेस्ट मॉड्यूल चल रहा है वो है 2023, जिस पे आप लेटेस्ट काम कर रहे हो। उससे पहले ECC अभी लास्ट ईयर अपडेट आया था, 2027 में बंद हो जाएगा, लेकिन अभी से और बढ़ा दिया गया है, 2031 तक ECC चलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अडप्ट कर लिया है हाना, तो ECC अब कंपनी की रिक्वायरमेंट, बहुत रेयरेस्ट कंपनी है जहाँ पे ECC काम में लिया जाता है। अदरवाइज हाना एक SAP B1 भी है जो MSMEs के लिए होता है, छोटे लेवल पे होता है। लेकिन अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है तो वहाँ पे आपको हाना ही सीखना चाहिए। अगर आपको हाना आता है तो आप B1 पे भी इजीली काम कर सकते हो, क्योंकि हाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाना का 2023 वर्जन आप सीखोगे। और एक होता है सेटअप SAP का, एक होता है सर्वर। तो जो सर्वर आपको मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ECC सर्वर, हाना सर्वर। सेटअप सेम ही होता है, सेटअप 7.70, 7.60 इस तरह के होते हैं। ठीक है, जो आप अगर मान लो आप
ईसीसी सर्वर पहले से चला रहे हो तो वो भी उसी सेटअप पे चलेगा, हाना ले रहे हो अब नया तो वो भी उसी सेम सेटअप पे, बस आपको सर्वर ऐड करने होते हैं अलग अलग। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ऑलरेडी मेरे में एसएपी है लेकिन वो ना ईसीसी एसएपी नहीं, सॉफ्टवेयर सेम है। अगर आपके सिस्टम में डाउनलोडेड है एसएपी तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपको हाना सर्वर उसमें ऐड करना होता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रखा है तो नो इश्यूज, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हम आपको सेटअप देते हैं, वो डाउनलोड आप कर सकते हो, उसी में ईसीसी चल सकता है, उसी में हाना चल सकता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। यानी कि डेटाबेस मतलब ईसीसी के लिए अलग आपको मिल जाएगा और हाना के लिए आपको अलग सर्वर मिल जाता है। ईसीसी का सर्वर जाके सेव होता है ओरेकल पे डेटा, और एस4 हाना का जो डेटाबेस होता है वो सेव होता है हाना के ऊपर। हाना इसका डेटाबेस है, 4th सीरीज है, इसलिए इसका नाम एस4 हाना रखा गया है। एग्जाम्पल कंपनीज कौन कौन सी, BMW हो गई, नेस्ले हो गई, आपकी रिलायंस हो गई, आपकी टीसीएस हो गई, आपकी इन्फोसिस हो गई, ये सारी कंपनीज। अब तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज, चाहे अब एमएनसी की बात कर लूँ या फिर एमएसएमईज की बात कर लूँ, सभी एसएपी पे धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर ओवरव्यू क्या होता है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन, देन डेटाबेस। यानी कि सबसे पहले यूजर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं जैसे प्रेजेंटेशन, देन प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस एप्लीकेशन के थ्रू, एंड देन उसके बाद डेटा को स्टोर किया जाता है जो कि डेटाबेस होता है। तो बेनिफिट इससे क्या होता है, स्केलेबिलिटी बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़ती है और लेयर्स का सेपरेशन हो जाता है। यानी कि सबसे पहले एंड यूजर हुए, देन कंसल्टेंट हुए, देन टेक्निकल पर्सन हुए। इस तरह से आप पूरा जो कंप्लीट एसएपी है उसका आर्किटेक्चर जो है वो मेंटेन करके चलते हो। मॉड्यूल्स की बात करूँ तो फंक्शनल मॉड्यूल जो होते हैं वो होते हैं FI, CO, MM, SD, HR, ये टॉप मॉड्यूल होते हैं। इसके अलावा आपको PP भी मिलता है, उसके अलावा आपको अलग से सब मॉड्यूल जैसे लॉजिस्टिक्स में अलग से हो गया आपका, जैसे आपका अरीबा हो गया, है ना, अलग अलग कंसल्टेंट के लिए अलग अलग मॉड्यूल हो जाते हैं। लगभग 70+ मॉड्यूल होते हैं एसएपी में, लेकिन ये मेन मॉड्यूल हैं जिन्हीं के सभी छोटे छोटे पार्ट हैं। ठीक है, बाकी टेक्निकल में आपके 2 मॉड्यूल होते हैं, अबैप डेवलपमेंट के लिए और बेसिस सिस्टम एडमिन के लिए। अब जैसे आपको यूज़र मिलता है, आपको सर्वर में कोई भी दिक्कत आती है, वो कौन ठीक करता है, बेसिस कंसल्टेंट ठीक करता है। और जो भी अबैप से रिलेटेड एरर आ रहे हैं, टेक्निकल एरर आ रहे हैं, कि कई बार क्या हो रहा है कि डेटा में कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी सेव नहीं हो रहा, तो वो किसका काम हो गया, टेक्निकल पर्सन का, कि कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल एरर आ रहा है कि मैं सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ लेकिन फिर नहीं हो रहा है। तो वो काम कौन करके देगा, प्रोग्रामिंग पर्सन करके देगा कि कुछ प्रोग्रामिंग में मिस्टेक हो गई है और जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, FI इंटीग्रेट करता है MMSD PP के साथ भी करता है। ठीक है, तो ये सारे इंटीग्रेशन FI में होता है, CA के साथ भी करता है, यानी कि कंट्रोलिंग के साथ भी करता है। ये था मॉड्यूल ओवरव्यू। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जो आपका मॉड्यूल है जिसमें आपने एनरोल किया है, वो है SAP FICO, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और CO मीन्स कंट्रोलिंग। एग्जाम्पल, वेंडर ने इनवॉइस पोस्ट किया FI में और CO में उससे हमने सिमुलेट किया कि क्या कर दिया। मान लीजिए कोई भी वेंडर इनवॉइस पोस्ट हुआ तो हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में देखेंगे कि कौन से वाले डिपार्टमेंट के लिए गया है ये। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कंट्रोलिंग होगा कि कॉस्ट कितनी इफेक्ट आई है, प्रॉफिट कितना निकला है ना, वेंडर ने अगर पेमेंट करी है तो कितना पैसा आपके पास आया है। तो ये सारा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज हम साइमल्टेनियसली मेंटेन करके चलते हैं, ये पूरा फीको के अंदर आता है। FI जो होता है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होता है और CO जो होता है इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होता है, डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग के लिए होता है। ठीक है जी, अब आता है रोल ऑफ फीको इन बिजनेस। बिजनेस में फीको का रोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फीको का। ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जाता है, रिपोर्ट्स जनरेट की जाती है, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट लिया जाता है। अब पूरा फीको के बेस पे रिपोर्ट नहीं बनती है, रिपोर्ट जो बनती है वो MM, SD, HCM सभी के बेसिस पे बनती है, लेकिन आपको टेम्पलेट बता दिए जाएंगे कि फीको में कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। फीको पर्सन पूरी रिपोर्ट्स प्रिपेयर नहीं करता है जब तक पूरा मॉड्यूल चारों, जैसे अगर मान लीजिए आप चारों रोल में एनरोल्ड हो, फीको में भी, MM में भी, SD में भी, BP में भी, तो आप पूरी रिपोर्ट, क्योंकि बिजनेस में रिपोर्ट्स तो पूरे
पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनती है, सारी ट्रांजैक्शन इंक्लूड होनी चाहिए। तो हम आपको ये बता देंगे कि फीको के अंदर कौन-कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं और वो बनती कैसे हैं। जैसे-जैसे आप अलग-अलग मॉड्यूल सीखते चलोगे वो उसमें अपडेट होता हुआ चलेगा। एग्जाम्पल के लिए परचेज़ किया, देन इनवॉइस की, देन पेमेंट की और फिर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखा कि पेमेंट करने के बाद जो मनी था वो रिड्यूस हुआ, ठीक है, स्टॉक जो है वो ऐड हुआ। ऐसे हम फ्लो को समझते हुए चलेंगे। एफआई ओवरव्यू में आपको जो सीखने को मिलेगा वो मिलेगा जीएल अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग। एग्जाम्पल सैलरी पेमेंट एंट्री, वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग, कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग, ये आपको सारा कंप्लीट इसमें मिलेगा। सीओ की बात करूं तो कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर्स, प्रॉफिट सेंटर, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कोपा यानी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोलिंग एनालिसिस। एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल कॉस्ट पता चलती है, टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर होते हैं, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है कि कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। रियल बिजनेस में जो फ्लो होता है एसएपी का वो मेनली किस पे काम करता है, P2P साइकिल पे और ऑर्डर टू कैश, जो कि एसडी और एमएम से बिलोंग करता है। अब प्रोक्योर टू पे में क्या होता है, परचेज, गुड्स रिसिट, वेंडर इनवॉइस और पेमेंट। पेमेंट किससे बिलोंग करेगी, फीको से। जब तक पेमेंट अपडेट नहीं होगा तब तक अकाउंट अपडेट नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है फीको। यहाँ तक आपका सिर्फ स्टॉक मेंटेन हो रहा है, अकाउंट इफेक्ट कब होगा, जब पेमेंट हो जाएगी, इनवॉइस वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऑर्डर टू कैश में भी सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, इनवॉइस, यहाँ से आपका अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इफेक्ट अकाउंटिंग में डालना है तो आप कोई भी मॉड्यूल सीख लीजिए, जब तक आपको एंड प्रोसेस नहीं आएगा वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो एग्जाम्पल लेजर इम्पैक्ट इंक्लूडेड इन फ्लो, यानी कि अकाउंटिंग में ही सारे लेजर बनेंगे, अकाउंटिंग ग्रुप बनेंगे, तभी ये सारी ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज ये कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब इसमें जो बेसिक्स जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम इजी एक्सेस स्क्रीन को समझेंगे, टी कोड्स क्या होते हैं, मेन्यू पाथ्स क्या होते हैं। एग्जांपल के लिए टी कोड्स का FB50 जीएल एंट्री के लिए, F-02 डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए और रिपोर्ट्स के लिए FS10 बैलेंस वगैरह चेक करना है उसके लिए। पूरा का पूरा जब हम MM इंटीग्रेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे P2P साइकिल, जिसमें PR, गुड्स रिसिट, इनवॉइस, पेमेंट, ये सारा कुछ हम इंटीग्रेशन में FIMM में समझेंगे। SD के इंटीग्रेशन में हम सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, इनवॉइस, पेमेंट, रिसिट समझेंगे फीको के अंदर। और पूरी समरी की मैं बात करूँ तो आपको ERP, SAP, फीको और ट्रांजेक्शन्स, ये पूरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और GL मास्टर सेटअप जो है वो समझेंगे। अब मुझे बताइए किसी किसी का कोई भी डाउट हो या कोई भी कुछ भी पूछना चाहता हो तो वो मुझे पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ समझ ना आई हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए हम थोड़ा इतना ही रखेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि मुझे ब्रीफ करना था सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को। ठीक है, ओके। ओम पटेल प्लीज़ बताइए। हेलो, यस प्लीज़। यस मैम, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने जो सर्वर लिया हुआ है सो उसके साथ में फ्यूरी का एक्सेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उसमें? जो सर्वर आप कोर्स में एनरोल्ड है ना? यस। तो आप जो भी PPT मैं करवा रही हूँ स्क्रीन पे या जो भी समझा रही हूँ, साथ साथ आपकी क्लास रिकॉर्डिंग के साथ अपडेट होती हुई चलेंगी, PDF वगैरह सारा कुछ। ओके, सो गॉट इट, बट वो तो हम वो GUI वाले उस पे करेंगे ना, ऐप पे? हाँ, उस पर करेंगे हम। फ्यूरी का एक्सेस है ना आपके पास? फ्यूरी का मतलब लिंक आता है ना वो उसका? हाँ, वो लिंक का मैं आपको क्लास में बताऊंगी ना, फ्यूरी कैसे सेट करते हैं हाउस बैंक की क्लास ओके में। ओके डन, थैंक यू। यामिनी। Yeah, actually my biggest doubt is this कि हम ये जो हमारा पूरा कोर्स है एसएपी फीको का, बेसिकली हमें इसमें अकाउंटिंग नहीं करनी है, राइट? लाइक जैसे हम अपना टैली पे बेसिकली अकाउंटिंग करते हैं, वाउचर्स क्रिएट करते हैं, हमें ये नहीं करना है। हमें मोस्टली पोस्टिंग करनी है, जीएल्स क्रिएट करने हैं एंड AR पे वर्क करना है, AP पे वर्क करना है, लाइक दैट, राइट? देखिए, फीको में पूरा अकाउंटिंग होगा आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे टैली में आप ग्रुप बनाते हो, लेजर्स बनाते हो, राइट?
आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हो, है ना? तो ये सारा हम्म। काम आपको इसमें करना होगा कंपनी क्रिएशन से। All right. This is based on the end users, right? नो, दिस इज बेस्ड ऑन कंसल्टेंट लेवल। Consultant एंड level. यूजर का Oh, काम होता है ओनली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। transactions रिकॉर्ड करना, और जो बेसिकली ये सब जो अभी आपने क्लैरिफिकेशन दिया उसका कंसल्टेंट का काम होता है वो करना। कॉन्फ़िगरेशन से लेकर एंड यूजर तक का पूरा प्रोसेस। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट एनीवन? ठीक है, अभी मैं आपको एक सिलेबस और दिखा देती हूँ जो हम पूरी ट्रेनिंग के टाइम पे जो कवर करने वाले हैं टॉपिक्स, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, ऑलरेडी विजिबल ना? देखिए, कंप्लीटली जो एसएपी और ईआरपी का सिलेबस है उसमें हम मॉड्यूल 1 में जो चीज़ें सीखेंगे वो हम सीखेंगे ईआरपी क्या है, ओवरव्यू समझेंगे हम सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट का, देन आर्किटेक्चर एंड मॉड्यूल ओवरव्यू मैंने आज आपको दे दिया है। कल की क्लास में हम समझेंगे नेविगेशन। नेविगेशन मतलब एसएपी को ओपन करेंगे, उसमें स्क्रीन के बारे में बात करेंगे, इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, आईएमजी इम्प्लीमेंटेशन गाइड के बारे में बात करेंगे, मेथड कौन कौन से होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, रोल आउट प्रोजेक्ट क्या होता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, एसएपी मैथडोलॉजी को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन को, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। एसएपी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसमें क्लाइंट्स क्या क्या होते हैं, 100, 800, 400, ये क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद मॉड्यूल 2 में जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, जिसमें हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हम कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल ईयर, पोस्टिंग कब कब पोस्टिंग की जानी चाहिए, तो वो पीरियड्स बनाने होते हैं मंथ वाइज, डॉक्यूमेंट टाइप, कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे टेली में वाउचर्स होते हैं वैसे एसएपी में डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट में कौन सी एंट्री होगी। टेली में रेफरेंस नंबर आपको बने बनाए मिलते हैं, इसमें नंबर रेंज आपको बनानी होती है कि डॉक्यूमेंट का कौन सा नंबर आना चाहिए, डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2, उसके लिए क्या बनानी होती है, आपको रेंज बनानी होती है कि किस डॉक्यूमेंट नंबर से किस डॉक्यूमेंट नंबर तक आपको वाउचर पोस्ट करने हैं। जैसे लेट सपोज मुझे क्या करना है, वेंडर के इनवॉइस में 1 से लेके 100 पोस्ट करना चाहती हूँ नंबर, ठीक है, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, नंबर रेंज दे देनी होगी कि 1 से लेके 100 तक मेरे सारे वेंडर के इनवॉइस पोस्ट होंगे, 101 से लेके 200 तक मेरे कस्टमर की एंट्रीज पोस्ट होंगी, ठीक है। तो इस तरह से नंबर रेंज। देन उसके बाद फील्ड स्टेटस ग्रुप। फील्ड स्टेटस ग्रुप का मतलब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एरर बताया था कि एक पर्सन है जो जिसके पास बिल आया है उसे अपडेट करना है सिस्टम में, उसको रेफरेंस नंबर नहीं दे रखा क्लाइंट ने, और उसने क्या किया, रेफरेंस नंबर नहीं डाला, एंट्री सेव करने लगा, एरर पॉपअप हुआ कि रेफरेंस नंबर तो डालना ही पड़ेगा। अब उसके पास तो रेफरेंस नंबर है नहीं तो वो कैसे डाले। तो फील्ड स्टेटस का काम क्या है कि कौन सी चीज को मैंडेटरी करना है इनवॉइस के दौरान, कौन सी चीज को ऑप्शनल करना है, और कौन से ऑप्शन को आपको सप्रेस करना है कि यूज ही नहीं करना है। तो ये तीनों ऑप्शन, रिस्ट्रिक्शंस आपको इनवॉइस में क्या क्या लगानी है, क्या क्या नहीं लगानी है, वो काम होता है फील्ड स्टेटस ग्रुप का, वो भी हम सीखेंगे। और जनरल लेजर अकाउंटिंग, जीएल अकाउंटिंग जिसे हम कहते हैं, एंड यूजर रोल के लिए आपको मिलता है। जीएल मास्टर डेटा, पोस्टिंग करना ट्रांजेक्शन को, डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना, डिस्प्ले करना, डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं हो सकते एसएपी में, इसलिए रिवर्सल का कॉन्सेप्ट होता है। पार्क एंड होल्ड करना डॉक्यूमेंट को, अप्रूवल बेसिस पे डॉक्यूमेंट पोस्ट होते हैं, उससे पहले पार्क एंड होल्ड करने होते हैं। रिकरिंग एंट्रीज करना, सैंपल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, और फिर बाद में जीएल की रिपोर्ट्स को देखना और एक्सट्रैक्ट करना। देन एपी मॉड्यूल आ जाता है, ये भी एंड यूजर के लिए होता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कंसल्टेंट से शुरू हुआ और फिर अलग अलग लेवल के रोल आपको सिखाए जाएंगे कि आपको कल को किसी भी रोल में जॉब मिले तो आप कर सकते हो। तो उसके बेस पे आपको मास्टर रिकॉर्ड बनाना, सेंट्रल कंपनी कोड परचेजिंग पे, वेंडर के ग्रुप बनाना, वेंडर की नंबर रेंज बनाना, इनवॉइस पोस्ट करना और क्रेडिट मेमोरेंडम रेज करना। एपीपी ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम बनाना कि ऑटोमेटिक पेमेंट मेरी रन हो जाए। विद होल्डिंग टैक्स कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम टीडीएस भी कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसे एसएपी में विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है और कैसे ये परचेज की एंट्री में डिडक्ट किया जाएगा।
देन उसके बाद हमें वेंडर की रिपोर्ट्स देखनी होती है, पूरा इनवॉइस में क्या-क्या, कितनी-कितनी वेंडर की एंट्री पोस्ट हुई है, वेंडर को हमें कब-कब पेमेंट करनी है, परचेज़ की एंट्रीज़ कैसे होंगी, वो सारा कुछ हमारा इसके अंदर दिखाया जाता है। देन आता है आपका एआर मॉड्यूल। एआर मॉड्यूल में आपको कस्टमर मास्टर रिकॉर्ड बनाना, कंपनी कोड, सेल्स, ये सारा डेटा आपका इसमें असाइन करना होता है। कस्टमर ग्रुप, नंबर रेंज, कस्टमर के इनवॉइस पोस्ट करने होंगे, क्रेडिट एंट्रीज करनी होंगी, इनकमिंग पेमेंट कैसे लेनी है आपको, और डनिंग प्रोसीजर। डनिंग मतलब आपने अपने कस्टमर को नोटिस भेज दिया कि इस टाइम के पीरियड के अंडर अंडर आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए, तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप अपने कस्टमर को भेजते हैं अगर वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है, क्लाइंट को डेट के अकॉर्डिंग भेज दिए जाते हैं, प्रिपेयर हो जाता है, तो वो आपको बनाना सिखाएंगे। देन कस्टमर की रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर होती है वो आपको दिखाया जाएगा। देन आ जाता है हमारा बैंक की अकाउंटिंग, जिसमें हाउस बैंक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, बैंक की रिकंसिलेशन होता है, और आपकी स्टेटमेंट बैंक में मैनुअल और इलेक्ट्रिकल कैसे, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो कैसे अपडेट होती है, कैश जनरल आपको देखना बताएंगे। देन उसके बाद एसेट अकाउंटिंग आता है। एसेट अकाउंटिंग में चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी की वैल्यू जो रिड्यूस हो जाती है वो कैसे कैलकुलेट होगी, एसेट क्लासेस, आपके पास कौन कौन सी एसेट है, नंबर रेंज एसेट की एंट्रीज के लिए, आपको एक्विजिशन, रिटायरमेंट, ट्रांसफर करना है एसेट की वैल्यू को, डेप्रिसिएशन एरिया, और एसेट की रिपोर्ट्स, ये सारा जो भी फिक्स्ड एसेट्स होता है उससे रिलेटेड अकाउंटिंग आपकी एसेट अकाउंटिंग में होती है। करंट एसेट्स तो आप सेल और परचेज पे यूज करते हो, फिक्स्ड एसेट्स आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। देन स्पेशल पर्पस लेजर, कुछ यूनिवर्सल जर्नल का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आपको हाना में ही मिलता है, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा कि अगर आपने लेजर में उन लेजर में असाइन नहीं किया प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे अकाउंटिंग होती है, तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन सेव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान रहेगा। देन उसके बाद इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल, यानी कि FIMM के साथ, FISD के साथ और CO के साथ। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका CO यानी कि कंट्रोलिंग मॉड्यूल, बेसिक सेटिंग आपकी, कंट्रोलिंग एरिया का कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग कंसर्न, CO वर्जन मेंटेनेंस, आपका प्रोजेक्ट वगैरह इसमें मेंटेन किया जाता है। CO का प्रोजेक्ट वो नहीं कह रही जो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट होता है, इसी के अंदर एक टाइटल दिया जाता है कि ये मेरा कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट है, वो आपको बनाना होता है। फिर FI के साथ इंटीग्रेशन यानी कि कंपनी कोड के साथ असाइन। कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग की जाती है, यानी कि जितने भी मतलब आपका एक्सपेंस होते हैं उन सभी की कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना और ये बताना कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट रिड्यूस हुई है, कितनी ऐड हुई है। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, हायरार्की प्रिपेयर होगी, कौन कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्लानिंग होगी एंड देन पोस्टिंग होगी, फिर रिपोर्ट देखी जाएगी। इंटरनल ऑर्डर प्रिपेयर किए जाएंगे, सेटलमेंट किए जाते हैं इंटरनल ऑर्डर्स के लिए, जैसे मान लीजिए मार्केटिंग के लिए कितना पैसा गया है, किनको ऑर्डर दिया गया है इंटरनली, तो वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, क्रिएशन प्रॉफिट सेंटर, असाइनमेंट कॉस्ट सेंटर और रिपोर्टिंग। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको पता करनी है तो आपको कॉस्ट सेंटर में तो कितनी कॉस्ट गई है, प्रॉफिट सेंटर में क्या पता चलता है कितना प्रॉफिट रहा है, कितना लॉस रहा है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में आपको मटेरियल की कॉस्ट निकालना, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है, ये बेसिकली PP मॉड्यूल से इंटीग्रेट रहता है, तो ये उसमें आएगा, ये भी इसमें कवर किया जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी, ये नई नई चीज़ें हम हर बैच में ऐड करते हुए चलते हैं, जैसे अब इससे आगे नया बैच आएगा तो उसमें नए ऑप्शन ऐड कर दिए जाएंगे इस तरह से। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में कोपा कॉस्ट बेस्ड भी रहेगा और अकाउंट बेस्ड भी रहेगा। ऑपरेटिंग कंसर्न कॉन्फ़िगरेशन, वैल्यू फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग इन कोपा में प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए जो जो प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग की जाएगी वो पूरा उसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ये पूरा आपका FICO मॉड्यूल है, बहुत डिटेल में है, सारा मॉड्यूल इसमें कवर किया गया है। और आपको अगर आप ये कर लेते हो तो आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन और किसी तरह की भी ट्रांजेक्शन्स को, चाहे वो एंड यूज़र कर रहे हो, चाहे सपोर्ट कंसल्टेंट कर रहे हो, कल को आप इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे हो, तो आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन ये आपको अच्छे से आ जाएंगे अगर आप डिटेल में इस ट्रेनिंग को समझते हो तो। ठीक है, तो ये था सिलेबस और अभी हमारा हो चुका है टाइम। सो आज की फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए मैंने जस्ट आपको ब्रीफ किया है ये चीज़ें। कल से हम जो क्लास शुरू होगी उसमें हम सीखेंगे नेविगेशन, यानी कि SAP को ओपन करेंगे। ओके, सो अब किसी के डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीवन। राइट।